स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 8 क्लास का साइंस MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसमें टिक लगाने वाला क्वेश्चन आएगा। OMR शीट में एग्जाम होगा तो वही MCQ मल्टीपल चूज क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप 9 क्लास में हो तो 9 क्लास का पूरा MCQ कंप्लीट करा दिए हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब का। ठीक है, पूरा कंप्लीट है। जितना चैप्टर टर्म 1 के एग्जाम में पढ़ना है सारा चैप्टर कंप्लीट है। एक एक चैप्टर में लगभग 60-70 क्वेश्चन करे हैं। तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है 9 क्लास का। मैथ, साइंस, SST ये सब अलग अलग है ना। पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपको उम्मीद है कि 40 में 40 नहीं तो अगर 40 में 35 से ऊपर जरूर रहेगा। ठीक है, और जितना भी मॉडल क्वेश्चन है वो सारा मॉडल का भी सोल्यूशन आपको दे चुके हैं 9 क्लास का। ठीक है, 10 का भी। तो चलिए आज 8 क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 8 क्लास का साइंस का 1-2 वीडियो में पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे, मैथ का भी और SST का भी यहाँ भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कोशिका से। पहला चैप्टर का नाम है कोशिका। 8 क्लास कोशिका में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला, कोशिका की खोज कब हुई? कोशिका का खोज जो है 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा हुआ, तो 1665 इसका आंसर हो जाएगा। अगला, कोशिका की खोज किसने की? किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने, है ना, रॉबर्ट हुक। और ये लेवेन हुक जो लिखा हुआ है ये जीवित कोशिका का खोज किया था ना, लेकिन सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था जो कि मृत कोशिका था। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज अगर कहेगा तो लेवेन हुक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, सजीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो संरचना यानी शरीर का, सजीव का जो शरीर है उसका संरचना और कार्यात्मक, संरचना का भी इकाई और कार्य का भी इकाई क्या है? तो कोशिका है। संरचना भी कोशिका से बना है और कुछ भी कार्य करते हैं वो कार्य भी कोशिका द्वारा ही संपन्न होता है। ठीक है, अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर पढ़ा चुके हैं आप, प्ले लिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, पूरे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट का कुछ चैप्टर बाकी है तो उसको कर देंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं? तो कोशिका द्रव्य में खाली संरचना होता है, खाली जगह, तो उसको रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, रिक्तिका या इसको इंग्लिश में वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल, या रसधानी भी इसको कहते हैं। ठीक है, रसधानी। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वही फिर से आगे क्वेश्चन, कोशिका हो जाएगा आंसर। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, मैंने रहता नहीं रहता का चीज? तो कोशिका भित्ति नहीं रहता वो जंतु कोशिका में। ठीक है, ये कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, यानी पादप कोशिका में, प्लांट कोशिका सेल में होता है। कौन सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है? तो सबसे छोटा एक कोशिक जीव या सबसे छोटा कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है यानी रंगा जाता है? तो केंद्रक को सैफ्रनीन द्वारा रंगा जाता है। अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? अस्पष्ट केंद्रक किसमें अभाव होता है अस्पष्ट केंद्रक का, वो बताना है, तो जीवाणु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये पौधों में पाया जाता है। तो पौधों का कहाँ? हरी पत्तियों में, है ना, हरी पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। कौन नहीं पाया जाता है जंतु कोशिका में, ये बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, केंद्रक भी होता है लेकिन प्लेस्टिड नहीं होता है। प्लेस्टिड होता है किसमें? पादप कोशिका में। इसी प्लेस्टिड का प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जिसके कारण अलग अलग रंग प्रदान होता है, रंग मिलता है पौधों को, और क्लोरोप्लास्ट जिससे हरा रंग मिलता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट से सफेद रंग बनता है। ठीक है, कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है यानी ऊर्जा घर? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं क्योंकि इसमें ऊर्जा बनता है। ठीक है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका, पौधा वाला कोशिका में क्या नहीं होता है? तो लाइसोसोम पादप कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्र कहाँ होता है? तो ये केंद्रक में होता है गुणसूत्र, है ना। यही गुणसूत्र जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कोई लक्षण, कोई गुण ट्रांसफर होता है उसी कारण। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है यानी रंग? तो सैफ्रनीन, है ना, पादप अभिरंजक है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका।
ठीक है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, जो उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका के अंदर पाया जाता है कोशिका द्रव्य, जेली जैसा। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक, आनुवांशिक गुणों को ले जाता है जीन, और ये जीन कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए का खंड को ही जीन कहते हैं। ठीक है। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइसोसोम जो है इसका काम तो है कोशिका को साफ रखना, यानी कोई अंग मर गया तो उसको अपना एंजाइम छिड़क के उसको साफ कर देता है। और दूसरा काम है कि अगर बहुत सारा अंग मर गया, अगर ऐसे छिड़कने से काम नहीं चल रहा है तो खुद को ये ब्लास्ट कर देता है, खुद को ब्लास्ट करके और खुद मर जाता है और साफ कर देता है, न तो खुद उससे ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट कर लेता है, इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है। तो ये रहा कोशिका चैप्टर का क्वेश्चन। अब देखते हैं धातु अधातु, धातु अधातु से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसको देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक अधातु जिसमें चमक होती है, चमकता कौन है अधातु, तो आयोडीन अधातु है लेकिन चमक होती है। एक उच्च आघातवर्धीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए, खाने वाला चीज को पैक करने में करते हैं, उच्च आघातवर्ध यानी बहुत पतला इसको किया जा सकता है, एल्यूमिनियम। नाश्ता वाला जो डिब्बा आता है, डब्बा पैक करते हैं, वो एल्यूमिनियम का रहता है, पतलापन, यानी खाने वाली चीज़ों को इससे एल्यूमिनियम से लपेटा जाता है या एल्यूमिनियम में रखा जाता है, पैक किया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु, कमरे के ताप में कौन सा अधातु, देखो अधातु, तो अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा जो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ठीक, अधातु। और धातु बोलता कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता, पारा, तो धातु में पारा, लेकिन अधातु का याद रखिएगा तो ब्रोमीन होगा। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होता है, तो हीरा है, अधातु है लेकिन दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नांकित में से कौन धातु नहीं है, तांबा धातु है, एल्युमिनियम धातु है, लोहा धातु है, लेकिन सल्फर धातु नहीं है। ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु, सक्रिय अधातु, सबसे ज्यादा सक्रिय अधातु कौन सा है, तो फास्फोरस है। सक्रिय माने बहुत तेजी से इस पर आग लग जाता है, हवा का संपर्क माने से आग पकड़ लेता है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, माने अधातु है। देखिए अधातु का गुण है कि वो विद्युत का कुचालक होना, लेकिन कुछ कुछ अधातु है जो कि सुचालक होता है, उसी में से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें करंट लग सकता है। निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, देखिए धातु वाला आ गया, तो धातु का है द्रव अवस्था में तो पारा, और अधातु द्रव अवस्था में तो ब्रोमीन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, अधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा द्रव अवस्था में। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, तो विद्युत सबसे बढ़िया चलता है चांदी में। कौन सी मुलायम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम, सोडियम को आसानी से चाकू से काट सकते हैं, धातु है लेकिन, है ना। अधातुओं को वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में बदल दिया जाता है, यानी सीट में परिवर्तन किया जा सकता है, पतला चादर बनाया जा सकता है, उस गुण को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता है ना, पीट के जैसे लोहा है उसको पीट पीट के पतला चादर बना दिए, कोई हथियार बना दिए, कुछ और बना दिया ना, तो पीटने का जो पतला होने का जो क्षमता है उस क्षमता को आघातवर्धनीयता कहते हैं, जो कि धातु में होता है, अधातु में नहीं होता। जैसे अधातु कोयला, कहीं कोयला को छेद करके और पतला परत बना होता है, ऐसे तो नहीं होगा, गूढ़ा हो जाएगा, है ना, भंगूर हो जाएगा। वह कौन सा अधातु जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो हीरा सबसे ज्यादा ठोस अधातु है बाबू, है ना, चमकता भी है और ठोस भी है, कठोर भी है। अधातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते, तार जो खींचते हैं तो उसको बोलते हैं लचीलापन गुण या तन्यता कहते हैं। ठीक है, तो तन्यता होता है, लचीलापन होता है, इसलिए उसका तार खींचा जा सकता है। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। निम्नांकित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तभी आया था मरकरी, पारा, है ना, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, तो जल के साथ सोडियम बहुत जोर अभिक्रिया करती है ना, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। आया बात समझ में। तो ये रहा दूसरा चैप्टर। अब देखते हैं सूक्ष्म जीव, तीसरा चैप्टर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, डबल रोटी यानी ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका क्या कारण है, तो इष्ट कोशिका में वृद्धि, इष्ट कोशिका के कारण वो सब फूल जाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जल, भोजन, वायु,
या कायिक संपर्क द्वारा फैल सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको संचरणीय रोग कहते हैं। ऐसा बीमारी जो एक आदमी से, एक पीड़ित व्यक्ति से अच्छे व्यक्ति तक फैल सकता है, उस बीमारी को संचरणीय रोग कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि चलने वाला बीमारी, एक से दूसरे तक में फैलने वाला बीमारी, जैसे कोरोना। बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने अथवा उसकी वृद्धि को रोक देने का काम करने वाले औषधि यानी दवा कौन सा है, तो वो है प्रतिजैविक, जिसको इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, ये बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है या उनकी वृद्धि को कम कर देता है। कौन, तो एंटीबायोटिक, हिंदी में प्रतिजैविक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैवी की खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किसका खोज किया? तो पेनिसिलिन। ये एक प्रतिजैविक है जिसको खोजा सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक का खोज 1928 ईस्वी में किया। पोलियो का कारक यानी क्या चीज से पोलियो होता है? तो वायरस। ठीक है, वायरस के कारण। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक कौन है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, एल्कोहल नहीं है, ईस्ट नहीं है, तो कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एक तरह का एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है। सर्वप्रथम चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। किसके टीके की? चेचक की। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सबसे पहले खोजा गया था। कौन खोजा था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा ईस्वी में? तो 1928 ईस्वी में। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किण्वन की खोज किसने की? किण्वन। किण्वन क्या होता है? तो चीनी से शराब बनाने का विधि है, उसको किण्वन कहते हैं। तो किण्वन की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने किया। लुई पाश्चर। चीनी में को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तभी बताएं, किण्वन कहते हैं। ठीक है, किण्वन। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। कैसे फैल सकता है? एड्स बीमारी हो वो कैसे फैल सकता है? भोजन साझा करने से नहीं, कंघी साझा करने से नहीं, मच्छर काटने से नहीं, खून चढ़ाने से, है ना। पीड़ित व्यक्ति का खून अगर स्वास्थ्य व्यक्ति में चढ़ा दिया जाए तो उससे बीमारी फैल सकती है। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो घरेलू मक्खी। घर का मक्खी सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाता है। गंदगी में बैठता है, खाना में बैठता है, खाना खा जाते हैं आदमी, है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु द्वारा होता है, हैजा। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग पोलियो वायरस से होने वाला बीमारी है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग टाइफाइड, जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड सामान्य रोग है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? ये मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा मच्छर? तो मादा एनोफ्लीज मच्छर। और डेंगू किससे होता है? उसमें भी मच्छर के काटने से डेंगू होता है। और कौन सा मच्छर? तो एडिस मच्छर, मादा एडिस मच्छर। ठीक है। दूध को दही में परिवर्तन करने वाला सूक्ष्म जीव क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही बना देता है। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है? तो गिलोय। गिलोय के पौधे पत्ता का रस डेंगू और मलेरिया के इलाज में उपयोग किया जाता है। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर। डेंगू किससे होता है? मादा एडिस मच्छर। और मलेरिया किससे? याद रखिएगा, मादा एनोफ्लीज मच्छर। ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है जो कि ब्रेड को फुला देता है। पैकेटो थैलियों में आने वाला दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो पाश्चीकरण किया जाता है ना। पाश्चीकरण भी बताया था लुई पाश्चर ने। किण्वन बनाना है ना, बताया था कि ये दूध की को कैसे खराब होने से बचाना है, वो उपाय भी इसने दिया है लुई पाश्चर ने। और शराब कैसे बनाना है वो उपाय बता के चले गए, है ना। तो दोनों उपाय बताए, शराब का भी दूध का भी। अब दूध पीना है या शराब पीना है आपको फैसला करना है। ठीक है। अगला, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है। और एक आध चैप्टर कर दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ है। चौथा चैप्टर देख लेते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इन्हीं में कौन विद्युत धारा का सुचालक है? विद्युत धारा किसमें चल सकता है बढ़िया? तो पीतल। लकड़ी में नहीं चलेगा, कागज में नहीं, रबर में नहीं, पीतल में चलेगा। निम्न में कौन विद्युत का कुचालक है? माने बिजली नहीं जा सकती जिसमें, है ना, विद्युत पार नहीं हो सकता, रबर में, है ना। निम्न में कौन विद्युत का चालक नहीं है? यानी वही कुचालक है, प्लास्टिक।
विद्युत का चालक नहीं है। निम्न में कौन ऐसी धातु है जिससे विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जाता है? तो क्रोमियम, क्रोमियम का लेपन कहीं पे करके इसका चमक को बढ़ाया जाता है, जैसे साइकिल का हैंडल सब में क्रोमियम का लेप लगा हुआ रहता है। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो नींबू का रस में विद्युत करंट लगेगा ना, विद्युत का सुचालक है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है विद्युत लेपन में। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का लेपन किया जाता है? तो टीन, है ना, ताकि वो सुरक्षित रहे खाने वाला पदार्थ। लोहे के पुलों को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो जिंक का उसमें विद्युत लेपन किया जाता है, जिंक चढ़ा दिया जाता है ऊपर से, तो उसमें जंग नहीं लगता है। विद्युत धारा की सहायता से किसी वस्तु की सतह पर एक धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं बुआ, है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, क्या करता है? तो उसमें प्रभाव भी उत्पन्न करता है, उष्मा देता है, मतलब रासायनिक प्रभाव भी, चुंबकीय प्रभाव, तीनों सही, यानी चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन। निम्न में कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक, माने तनी तनी बिजली किसमें जाएगा? आसुज, हीन चालक आसुज जल है ना, उसमें एकदम बिजली नहीं जाएगा। हीन चालक माने हीन चालक दिया है, लेकिन इसमें अगर एक कुचालक का था तो भी है, माने कुछ भी बिजली इसमें नहीं पा रहा। जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। यह संकेत करता है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव होता है। बिजली मिस्त्री हाथ में रबर का दस्ताना पहनकर काम करता है, क्यों? क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है रबर का दस्ताना से। अब ऐसे डायरेक्ट छूने जाके तार को तो जोर का झटका धीरे से लग सकता है। साइकिल के हैंडल तथा पहिए के रिम को चमकदार बनाने के लिए क्या करते हैं? तो क्रोमियम का लेप लगा दिया जाता है, विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक, अगला चैप्टर में आते हैं किशोर अवस्था की ओर, टूवर्ड एडोलसेंस। किशोर अवस्था की उम्र बताना है कितना होता है? तो 11 से 19 वर्ष तक के आयु को किशोर अवस्था कहते हैं। कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? तो 0 से 5, पैदा हुआ तब से 5 साल तक को शैशवावस्था कहा जाता है। इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? यौनारंभ के दौरान यानी किशोर अवस्था के दौरान कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? शारीरिक लंबाई वृद्धि होता है, गौण लैंगिक गुणों का विकास होता है, एडम सेफल दिखना होता है, रजोनिवृत्ति नहीं होता है। रजोनिवृत्ति किसको बोलते हैं? जब लास्ट टाइम औरतों में लास्ट टाइम जो पीरियड होता है उसको रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो यौनारंभ यानी शुरू किशोर अवस्था में ही थोड़ी लास्ट हो जाता है, 50-55 में होता है लास्ट, है ना, 50-55 साल में। स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव कितनी अवधि होते हैं? मैंने कितना दिन में ये पीरियड्स आते हैं स्त्रियों में? 28 दिन। ठीक, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? किशोर यानी भाई 11 से 19 साल तक के बच्चों के लिए कौन जरूरी है? तो रोटी दाल सब्जी ये है ना, ऐसा नहीं कि नूडल्स चिप्स ये सब खा के अब शरीर बर्बाद करें, ये सब नहीं है ना। वृषण एवं अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है। तो वृषण और अंडाशय से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को लैंगिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और वृषण से हार्मोन कौन? टेस्टोस्टेरोन, और अंडाशय यानी लड़कियों में एस्ट्रोजन। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है एडम सेपल या कंठमणि। यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन और मादा हार्मोन को एस्ट्रोजन। निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? नर लड़का, तो एक से वो वाई मिले तो लड़का। ठीक है, पहला ऑप्शन सही। निम्न में कौन नर हार्मोन है? नर हार्मोन वही टेस्टोस्टेरोन। निम्न में कौन मादा हार्मोन है? तो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। इंसुलिन की कमी से के कारण क्या होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज भी कहते हैं इसको, इसी को शुगर भी कहते हैं। शुगर बीमारी, डायबिटीज या मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होता है, इसीलिए नाभि में इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है ना। और भी अंश में लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा जिसका होता है उसको नाभि में। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है, तो कैसे? खून चढ़ाने से। ठीक, ये क्वेश्चन सूक्ष्म जीव वाला में भी था, है ना। जन्म लेने वाला शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो उसको गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र से ही जिम्मेदार होता है, उसका लिंग क्या होगा? किशोर अवस्था में लड़कों के उभरे हुए सौर यंत्र का क्या है नाम है? एडम सेपल। ये 2 बार रिपीट कर लिया ये क्वेश्चन।
चलिए और एक आज चैप्टर देख लेते हैं, ताकि 2 वीडियो में ही पूरा साइंस कंप्लीट करेंगे, है ना, ज़्यादा नहीं, इसीलिए और 1-2 चैप्टर इसमें देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो बचेगा उसको एक और वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अगला चैप्टर है बल एवं दाब, छठा चैप्टर। बल और दाब से क्वेश्चन बनता है, दाब क्या, अशाय मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है एशाय मात्रक, लेकिन इसका मात्रक खाली बोला मात्रक, तो मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी हो सकता है, ठीक है। ये भी एक मात्रक है और ये भी पास्कल भी, तो दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों से। निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, संपर्क मतलब छूने से जो बल लग सकता है, टच करना चाहिए ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल संपर्कित नहीं है, कोई चीज़ को फेंकते हैं तो वापस आ जाता है, उसको जमीन ऊपरी चढ़ के उसको छू के नहीं लाता, अपने आ जाता है बगैर छू ले, तो ये बिना छूने तो असंपर्कित बल है। चुंबक बल दूर से खींच लेता है, तो ये भी असंपर्कित। विद्युत बल ये भी दूर से, तो ये भी असंपर्कित हो गया। तो संपर्कित बल घर्षण है, घर्षण यानी दो सरफेस जब आपस में घर्षण कर रहा हो, माने चल रहा गति कर रहा है, तभी घर्षण बल लगता है, ठीक है। आवेशित वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर किसी दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाला बल को वैद्युत बल कहते हैं। आवेशित कण द्वारा जो बल लगता है उसको वैद्युत बल। शुष्क मौसम बालून कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी, तो स्थिर वैद्युत बल, है ना, वैद्युत बल स्थिर। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, तो अभिकर्षण है ना, अभिकर्षण यानी अपनी ओर खींचना, और अपकर्षण धकेलना, धकेलना को अपकर्षण कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं। प्रति एकांक मान एक निश्चित क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी को दाब यानी प्रेशर कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस प्रकार का बल है, तो पेशीय बल है। बैल जो खींच रहा है गाड़ी को तो अपना मांसपेशियों को दम पर खींच रहा है, तो इसलिए इसको पेशीय बल कहेंगे। उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, अपकर्षण, अपकर्षण खींचना, अभिकर्षण, धकेलना, अपकर्षण। गिरते हुए आम में कौन सा बल है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रहा है। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिर जाती थी, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, कौन सा बल के कारण, तो ये गुरुत्वाकर्षण। फिर से जमीन पर बिखरे लोहे की पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन सा बल का उपयोग कर सकते हैं, तो लोहा का पिन है तो चुंबक द्वारा इकट्ठा कर सकते हैं, चुंबकीय बल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित वस्तु ये अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल को क्या कहते हैं, तो इसको स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। दिए गए चित्र में ईंट को 3 विभिन्न प्रकार से टेबल पर रखा गया है, ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब क्या होगा, तो दाब होगा किसमें सबसे ज़्यादा दाब होगा ये बताना है। तो ये खड़ा एकदम है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसमें थोड़ा कम लगेगा, इसमें दाब इसमें लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम होता है, इसमें क्षेत्रफल कम जब टच कर रहा है तो दाब ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, ए। अगला चैप्टर है दहन और ज्वाला। इसे क्वेश्चन है दहन के लिए क्या आवश्यक है, तो दहन के लिए हवा, हवा में कौन सा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जरूरी है, बिना ऑक्सीजन को कोई भी चीज़ जल ही नहीं सकता। निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ यानी जो जलता है, जल सकता है, तो लकड़ी ने ज्वलनशील, लकड़ी तो है रे ज्वलनशील, कोयला भी है, पत्थर भी है, ज्वलनशील पदार्थ है। अच्छा, जो ज्वाला के साथ जलता है उसको ज्वलनशील का है, ठीक है। ज्वाला उठता है तो पेट्रोल, लकड़ी में ज्वाला वैसे नहीं उठता है, कोयला में पेट्रोल। निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है, दहनशील यानी जलने वाला है ना, ये ज्वाला उत्पन्न करने वाला था ज्वलनशील, और दहनशील माने जलता जो है। तो कांच नहीं जल सकता है, सीमेंट नहीं जलेगा, लोहा का कील नहीं जलेगा, किरोसिन जलेगा, किरोसिन सही ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं यानी जो नहीं जलता है, कौन, पत्थर नहीं जलता है, जानबे करते होंगे, तीसरा ऑप्शन सही होगा। विद्युत उपकरण में लगे आग को बुझाने के लिए क्या करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा मिश्रण। दहन की क्रिया के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है, तो दहन के लिए, जलने के लिए क्या चाहिए उसको बताना है, तो पदार्थ के ज्वलन ताप को प्राप्त होना ये अति आवश्यक है। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन है, तो ये मंद दहन है, धीरे धीरे जलता है। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो ऊष्मीय सबसे अधिक LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस का होता है। ज्वाला का कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं, पीला, नीला और काला। कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा, तो कागज का कप नहीं जलेगा, है ना, पानी गर्म हो जाएगा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ, दहन का पोषक पदार्थ यानी जलने के लिए क्या आवश्यक, पोषण कौन देता है, ऑक्सीजन। निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोगी है, ऑक्सीजन गैस है ना। फिर LPG का जलना कैसा होगा, उदाहरण है, एक उदाहरण तीव्र दहन का, जल्दी जल जाता है तुरंत।
ईंधन के उसमें मान का मात्रा क्या होता है, तो किलो जूल प्रति केजी, किलो जूल प्रति केजी, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका उसमें मान 1 किलो जूल प्रति केजी, किलो जूल प्रति केजी है ना। निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण, स्वतः मन अपने आप जल जाता है, श्वेत फास्फोरस, हवा में रखेंगे तो जल जाएगा, माचिस मारने की जरूरत है, अपने जल जाता है। निम्न में कौन विस्फोटक, विस्फोट ब्लास्ट करके जलता है, तो पटाखा ब्लास्ट करके जलता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है, पीला, बीच वाला भाग पीला। तेल में लगी आग को किस अग्निशामक यानी CO2 द्वारा इसको बुझाएंगे, तेल में आग लगाया तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बुझाना है, CO2। किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन का कारण बनते जा रहा है, तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण ही गर्मी बढ़ रही है। किस वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है, तो उसको ज्वलन ताप कहते हैं। गलत कथन को चुने, जंगल में आग लगने पर का कारण क्या है, तो जंगल में आग लगने का कारण है गलत को चुनना है, मनुष्य का लापरवाही का कारण है, सूर्य की गर्मी का कारण है, बिजली गिरना कारण है, लेकिन वृक्ष की कटाई ये कारण नहीं है, तो नहीं को चुनना है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला चैप्टर है जंतुओं में जनन, 8वां चैप्टर का क्या क्या क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं, तो उसी को निषेचन कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु जब मिलता है जब उसी को निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन क्या होता है, तो मादा शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर को जो निषेचन कराया जाता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं, जिससे प्रखनली शिशु बनता है। आंतरिक निषेचन क्या है, तो मादा शरीर का अंदर जो निषेचन होगा उसको आंतरिक निषेचन। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, तो उसमें मान बनाने के लिए, उसमें उस मायन यानी को गर्म करने के लिए। हाइड्रा में जनन की विधि क्या होता है, मुकुलन द्वारा हाइड्रा में होता है। मुकुलन द्वारा किस में जनन होता है, तो वही हाइड्रा। अमीबा में किस विधि से जनन होता है, तो द्विखंडन, 2 टुकड़ा में एक टूट जाता है अमीबा, तो द्विखंडन हो जाएगा। मादा युग्म तथा नर युग्म के संयोग के विधि कहलाती है, तो जो दोनों मिलता है नर युग्म मादा युग्म यानी अंडाणु और शुक्राणु, तो उसी को निषेचन कहते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या है, तो एक केंद्रक पाया जाता है, एक युग्मनज में एक ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, तो युग्मनज बनाता है, नर और मादा दोनों मिलकर के युग्मनज बनाता है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उन्हें क्या कहते हैं, उसको जरायुज कहते हैं, है ना। और जो अंडा देता है उसको अंडपरजक। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर के अंडे देते उसको क्या कहते हैं, तो उसको अंडपरजक कहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वह परिक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारी को उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जनन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए 8 चैप्टर आज देखते हैं आज की इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो इसमें देखेंगे बाकी जितना भी चैप्टर बच गया सारा का सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।